कहते हैं जल जीवन है, लेकिन जल का भी अपना एक जीवन है, और जीवन है तो उसकी हिफाजत भी जरूरी है, वरना जल का जीवन समाप्त होगा, और जल के जीवन की समाप्ति का अर्थ मानव जीवन की समाप्ति। हमने अपनी लालच और लापरवाही के कारण जल के जीवन को बड़ी हानि पहुंचाई है। महात्मा गांधी ने कहा था, पृथ्वी से हमें जो कुछ मिलता है वो हमारी आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारी लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमने जल स्रोतों का अतिक्रमण और दोहन किया, पेड़ काटे और आज कई समस्याओं से घिर गए। जीवन का जल और हरियाली से गहरा संबंध है। ये दोनों जीवन के पूरक हैं, लेकिन हमने इस बुनियादी बात की परवाह न की, और आज पूरे भूमंडल पर ग्लोबल वार्मिंग जैसा खतरा मंडरा रहा है। इस जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया परेशान है। बिहार भी इससे अछूता नहीं। मॉनसून के पैटर्न पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बारिश कम होने लगी है, अनियमित होने लगी है। कभी भारी बारिश हो जाती है तो कभी किसान वर्षा के लिए आसमान को ताकता ही रह जाता है। पिछले 13 वर्षों के बिहार के आंकड़े को देखें तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मॉनसून के आने में देरी देखी जा रही है। औसत वर्षापात 901 मिलीमीटर ही रह गया है, जबकि पहले 1200 से 1500 मिलीमीटर वर्षा प्रति वर्ष हुआ करती थी। इसका सीधा असर फसल चक्र पर पड़ा है। हमने जल के प्राकृतिक स्रोतों का भी बहुत दुरुपयोग किया है। पृथ्वी से उदारता से मिलते इस अमृत पानी का मोल हमने नहीं समझा। सतही जल घट गया और भूजल के अत्यधिक दोहन से इसके स्तर में काफी गिरावट आ गई है। बिहार में हीट वेव और वज्रपात की घटनाओं में भी दुर्भाग्यपूर्ण तेजी आ गई है। आवश्यकता है जल संरक्षण, वृक्षारोपण, सौर ऊर्जा का उपयोग और भूगर्भ जल के अत्यधिक दोहन से परहेज की। जलवायु परिवर्तन को लेकर बिहार सरकार भी चिंतित है और कई क्रांतिकारी कदम उठाने की योजना बनी है। अपनी लालच के लिए भी हमने जल संरक्षण के प्राकृतिक स्रोतों जैसे आहर, पईन, पोखर, तालाब इत्यादि का अतिक्रमण किया और जल संरक्षण के परंपरागत सार्वजनिक संरचनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन सब का असर जलवायु परिवर्तन पर पड़ा। यदि अभी इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में पेयजल की समस्या, भूजल स्तर में गिरावट, बाढ़, सुखाड़, खेती की बर्बादी और इन सब से उत्पन्न होने वाली कई अन्य भीषण समस्याओं के विकरालतम रूप देखने को मिलेंगे। इस भीषण समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार ने गंभीर चिंता व्यक्त की और 13 जुलाई 2019 को
बिहार विधान मंडल के सेंट्रल हॉल में एक सार्थक विमर्श आयोजित किया गया। विमर्श का विषय था राज्य में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाजनक स्थिति पर विमर्श। इसी विमर्श गोष्ठी में माननीय मुख्यमंत्री ने जलवायु आपदा का सामना करने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान शुरू करने की घोषणा की। एक नए हौसले के साथ योजनाबद्ध तरीके से जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से लड़ने का सरकार का ये निर्णय एक नई आशा का संचार करता है। फिर आया 9 अगस्त 2019 का दिन। अगस्त क्रांति के इस ऐतिहासिक दिवस को बिहार में 2011 से पृथ्वी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक दिन को ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में जल जीवन हरियाली अभियान के विषय में विस्तार से बतलाया कि आज अगस्त क्रांति दिवस है और बिहार में हम लोगों ने 2011 से आज ही के दिन 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई जो जलवायु परिवर्तन हो रहा और जिस कारण से जलवायु परिवर्तन हो रहा, जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, इस पर हमें गंभीरता पूर्वक सोचना पड़ेगा और जो उपयुक्त कदम है वो उठाना पड़ेगा। तभी हम लोगों ने इसको तय किया कि इस अभियान का नाम होगा जल जीवन हरियाली। और जल जीवन हरियाली नामकरण हम लोगों ने क्यों किया? अगर जल है और दूसरी तरफ हरियाली है तभी जीवन है, न सिर्फ मनुष्य का, सभी जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का। इसलिए सबको सोचना पड़ेगा। हम बिजली का उपयोग जरूरत के हिसाब से ही करें, पानी का उपयोग जरूरत के हिसाब से ही करें। इन सब चीजों के बारे में लोगों को सोचना पड़ेगा और इन सब चीजों के अलावे हम लोगों को ध्यान देना होगा पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार, अतिक्रमित जल स्रोतों को अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, सार्वजनिक कुओं को चिन्हित कर उनका जीर्णोद्धार, नए जल स्रोतों का सृजन, वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हरित आवरण बढ़ाने का प्रयास, जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा नमी संरक्षण, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, यानी छोटी नदियों और पहाड़ी क्षेत्रों में चेक डैम, कंटूर बॉन्डिंग का निर्माण कराया जाएगा, सौर ऊर्जा का स्रोत जो हमने अभी आपको बता दिया, मौसम अनुकूल कृषि पर जोर, जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं हम लोग। इसी पर आधारित कार्य योजना बनेगी और इसको मिशन मोड में हम लोग लागू करेंगे। काम तो हम लोग करेंगे, लेकिन सबका सहयोग और सबका समर्थन चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जन सहभागिता के महत्व को बतलाया। यदि आज बेहतर उपाय न किए गए तो वन, पेड़, बादल की बातें यादों में सिमट जाएंगी। उन्होंने इस संदर्भ में एक कविता भी सुनाई। तुम याद करो कैसे जंगल में पेड़ ठहाके भरते थे, शेरों को डांटा करते थे, चिड़ियों से बातें करते थे, सुख दुख में साथ निभाते थे, कैसे फिर याद कराएंगे। आमोह की चाहत है मन में तो पेड़ों से क्यों दूरी है, कहते हैं गुरुजन फल पाने के पहले कर्म जरूरी है। एक मर्म है सारे धर्मों का, यह सार तुम्हें समझाएंगे। आमों की चाहत है मन में तो पेड़ों से क्यों दूरी है, कहते हैं गुरुजन फल पाने के पहले कर्म जरूरी। बादल को मोहब्बत है इनसे, कुछ पेड़ लगाओ जल के लिए, पानी के लिए। बच्चों से मोहब्बत है तुझको, कुछ पेड़ लगाओ कल के लिए। हर आने वाली पीढ़ी के बच्चे तेरे गुण गाएंगे। पुरखों की प्यारी सीखें हैं जो तुझसे मिलने आई हैं, तुझसे मिलने आई है, तुझसे मिलने आई है। तेरे मन आंगन की मिट्टी में मिलकर खिल
पुरखों की प्यारी सीखें हैं जो तुझसे मिलने आई हैं। तेरे मन आंगन की मिट्टी में मिलकर खिलने आई है। हम जल जीवन हरियाली का, हम जल जीवन हरियाली का सबको संदेश सुनाएंगे। तेरी बस्ती में तेरे ही हाथों से पेड़ लगाएंगे। तेरी बस्ती में तेरे ही हाथों से पेड़ लगाएंगे। 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा इस शुभ अवसर पर जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में हर जिले के मौसम के अनुकूल फसल चक्र का विकास, चिन्हित अवैध कब्जे के अधीन तालाबों, आहर, पईन और कुओं की अतिक्रमण मुक्ति एवं जीर्णोद्धार, नए स्रोतों का सृजन, सड़कों के किनारे कई लाइन में वृक्षारोपण, बांधों, सार्वजनिक जगहों और निजी जगहों पर भी वृक्षारोपण, सौर ऊर्जा के लिए सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल की स्थापना, वर्षा के जल संचयन के लिए जगह जगह पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट की स्थापना और जनसाधारण को इस अभियान से जोड़ने के लिए सघन जागरूकता अभियान जैसे कई काम शुरू किए जा रहे हैं। आखिर क्यों जल जीवन हरियाली के इस अभियान आहर, पईन, तालाबों, कुओं को अतिक्रमण से मुक्त कराना है, उनका जीर्णोद्धार कर उन्हें पुनर्जीवित करना है। वैसे आहर है क्या? पानी भरने के लिए ढलान के 3 ओर बनाई गई संरचना को आहर कहते हैं। पईन के माध्यम से पानी आहर में इकट्ठा करने की व्यवस्था रहती है। कई जगह आहर से भी छोटी छोटी पईन निकलती है जो कई 100 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए पर्याप्त होती है। बरसात की शुरुआत में जब नहर या पईन के माध्यम से नदियां या वर्षा का पानी आता है, तब आहर को पूरी तरह जल से भर देते हैं। आहर और पईन का उपयोग गांव वाले सामूहिक रूप से करते हैं। पहले के समय में सभी किसान मिलकर आहर से निकलने वाले रास्तों को बंद कर पानी को इकट्ठा करते थे। इस पानी का उपयोग बारिश के न होने पर धान की फसल की सिंचाई के लिए सामूहिक रूप से किया जाता था। ये जल संचय की एक परंपरागत व्यवस्था थी। बिहार में ऐसे हजारों आहर पईन हैं, लेकिन अब अधिकांश मृतप्राय हो गए हैं। कुछ का अतिक्रमण भी कर लिया गया है। इससे न केवल खेती की दुर्दशा और सुखाड़ से निपटने की वैकल्पिक व्यवस्था ध्वस्त हुई है, बल्कि फसल की सिंचाई की उस सामूहिक भावना का भी ह्रास हुआ है जो ग्रामीणों को अप्रत्यक्ष रूप में सामाजिक तौर पर भी जोड़े रखती थी। आहर खोदाया सर, पैन खोदाया सर, तालाब बना है सर, उसे पटवन होता है। अभी दलहन में राहर लगावेंगे, तोरी लगावेंगे, मकई लगावेंगे, यह सब लगावेंगे सर। अब तालाबों की हालत देखिए। पहले गांव के तालाब और जल स्रोत के माध्यम से लोग कृषि कार्य, पशुपालन कार्य में जल का इस्तेमाल किया करते थे। ये सर्वविदित है कि जब बारिश होती है तब सड़कें एवं घर पक्के होने की वजह से सारा पानी बहकर नालियों के रास्ते शहर के बाहर कुछ ही देर में निकल जाता है। इस तरह से जमीन के भीतर पानी नहीं जा पाता है और जो पानी हम पिछले साल भर से जमीन के अंदर से निकाल कर इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी भरपाई नहीं हो पाती और इसी वजह से जल स्तर गिर जाता है। तालाबों और कुओं के सही हालत में रहने की स्थिति में बारिश होने पर बारिश का पानी इन कुओं एवं तालाबों में भर जाता है, जो कि जल स्तर को बनाए रखने में सहायता करते हैं। गांव में इनकी वजह से ही जल स्तर बना रहता है। इन तालाबों का अतिक्रमण हो गया है।
सार्वजनिक कुएं मृतप्राय हैं। कई जगहों पर तो लोगों के द्वारा सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा कर कच्चा व पक्का मकान बना लिया गया है। तालाबों और पोखरों में जल संचयन और उनके किनारे वृक्षारोपण, फिर मछली पालन इत्यादि के इतने फायदे हैं जो न केवल पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव डालते हैं बल्कि ग्रामीणों की जीविका के भी स्रोत बन जाते हैं। इस तालाब का जो पहले स्थिति था वो बहुत जर्जर था। चारों तरफ से लोग धान के खेती में भरते भरते रोप रहे थे। अब इसको बन जाने से लाभ तो बहुत हो सकता है, चंदा बिहरी होके और इसमें मछली पालन करके। जितने भी चेक डैम बने हैं इससे हम लोग को बहुत तरह का फ़ायदा हो रहा है। हम लोग को गांव के जितने भी बाल बच्चे सब आते हैं इधर खेलते रहते हैं, कपड़ा वपड़ा खींचते हैं, नहान धोन सब तरह का हम लोग का होता है यहाँ। और हम लोग का मेन चीज़ है हम लोग का सिंचाई, और इसके चेक डैम जो पोखर जो बने इसके द्वारा हम लोग का बहुत तरह का इधर सिंचाई का साधन हम लोग को भी मिला है। तो आवश्यकता है जल संचयन के स्रोत, भूजल स्तर को ऊंचा करने के स्रोत, सिंचाई के स्रोत, सूखे की स्थिति से निपटने के स्रोत यानी कि जीवन के स्रोत, इन आहरों, पइनों, तालाबों, कुओं को अतिक्रमण मुक्त करने अर्थात उन्हें आजाद जीवन प्रदान करने, उनका जीर्णोद्धार करने की, जिससे कि जल जीवन हरियाली का सही और सार्थक गणित स्पष्ट हो सके। यहां ये भी देखें कि जल की बर्बादी को रोकने और जल संचयन के अन्य उपाय भी हैं। सार्वजनिक कुओं, चापाकलों, नलकूपों के किनारे जल की अनावश्यक बर्बादी होती है। इनके किनारे सोख्ता का निर्माण करने से सोख्ता के माध्यम से पानी भूगर्भ में चला जाता है, जो जल स्तर को ऊंचा करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। साथ ही जगह जगह छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगने से वर्षा के जल का संचयन किया जा सकता है। यही नहीं, छोटी नदियों और नालों, जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में चेक डैम, कंटूर बंडिंग का निर्माण करके भी जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ा काम किया जा सकता है। वैसे तो वृक्षारोपण के कई महत्व हैं, लेकिन जल जीवन हरियाली के संदर्भ में ये बातें महत्वपूर्ण हैं। पेड़ अपनी छाया के द्वारा जमीन से जल वाष्पीकरण कम करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिससे जल संरक्षण और मृदा संरक्षण भी होते हैं। दूसरे, जिस क्षेत्र में पेड़ पौधों की बहुतायत होती है वहां अच्छी बारिश होती है। फिर उद्योग और मानवीय कचरे आदि के कारण वायुमंडल में घुल जाने वाली अनेक जहरीली गैसों और रसायनों को वायुमंडल से साफ करने में पेड़ पौधे प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऑक्सीजन के रूप में शुद्ध हवा वातावरण में उत्सर्जित करते हैं। इससे हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन मिलती है और वातावरण का तापमान भी संतुलित रहता है। इसलिए पेड़ पौधों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। देखिए, पेड़ पानी के संरक्षण में तो सहायक है ही, साथ ही तेज तूफान एवं बाढ़ की स्थिति में मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, जिससे मिट्टी के उपजाऊ तत्व बहने से बच जाते हैं। साथ ही बाढ़ से भी बचाव होता है। देखिए, पेड़ों की कटाई के कैसे कैसे दुष्परिणाम हैं। वनों की कटाई का प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। जंगलों के घटते क्षेत्र के साथ बारिश भी अनियमित हो रही है। इन सब के कारण ग्लोबल वार्मिंग से वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, जिसका जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वनों की कटाई के साथ जमीन के ऊपर उपजाऊ मिट्टी बारिश के पानी से उन जगहों पर बह जाती है जहां इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
वनों की कटाई की वजह से भूमि का क्षरण होता है, क्योंकि वृक्ष पहाड़ियों की सतह को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और तेजी से बढ़ती बारिश के पानी में प्राकृतिक बाधाएं पैदा करते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान वायु प्रदूषण के रूप में देखने को मिलता है। जहां पेड़ों की कमी होती है वहां हवा प्रदूषित हो जाती है और शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या सबसे ज्यादा है। शहरों में लोग कई बीमारियों से पीड़ित हैं, विशेष रूप से अस्थमा जैसी सांस लेने की समस्याओं से। पेड़ों और पौधों ने वातावरण में फैलने वाली इन विषैली गैसों को रोकने और वातावरण में राख आदि के कण को रोककर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया है। अब एक नजर डालें जल जीवन हरियाली अभियान में सौर ऊर्जा के प्रयोग पर क्यों बल दिया जा रहा है। अगर हम पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि का उपयोग करते हैं तो ये अच्छी खासी ऊर्जा तो देते, मगर उसके साथ ही ये कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसें भी उत्सर्जित करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही कोयला आदि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और समाप्त हो रहे हैं। सौर ऊर्जा प्राकृतिक रूप से शुद्ध होती है और इसलिए इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग एक अच्छा माध्यम बन सकता है। साथ ही ये समाप्त नहीं होने वाला अक्षय स्रोत है। एक बात और, जल, भूमि, वायु तथा वातावरण के प्रदूषित होने में एक कारण खेती में तरह तरह की रासायनिक खादों व कीटनाशकों का प्रयोग भी है। इससे जैविक और अजैविक पदार्थों के चक्र का संतुलन बिगड़ता जा रहा है और वातावरण का प्रदूषण तो है ही, ये हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि इसके कारण खाद्य पदार्थ भी जहरीले हो रहे हैं। तो इसका एक विकल्प हो सकती है जैविक खेती। जैविक खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट, गोबर इत्यादि प्राकृतिक खाद का उपयोग होता है। एक नए फसल चक्र का विकास कर भी हम खेती पर जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम की समस्या का समाधान पा सकते हैं। जो प्राकृतिक आपदाएं जैसे अल्प वर्षा, अतिवृष्टि, बाढ़, सुखाड़ खेती को प्रभावित कर रही हैं, उनके हिसाब से हम एक कम पानी की जरूरत वाला नया फसल चक्र अपना सकते हैं। आइए अब देखते हैं बिहार सरकार इन समस्याओं का हल निकालने के लिए महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ होने वाले जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत क्या पहल करने वाली है। हर जिले की सार्वजनिक जल संरचनाओं जैसे तालाबों, पोखरों, आहर पइनों को चिन्हित किया जाएगा। फिर भौतिक सत्यापन कर उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इस सिलसिले में मोबाइल और वेब ऐप तैयार कर जिलों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके बाद इन सब का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को दी गई है। सार्वजनिक कुओं को भी चिन्हित किया जाएगा। फिर भौतिक सत्यापन कर उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। फिर उनका जीर्णोद्धार पंचायती राज, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक कुओं, चापाकलों, नलकूपों के किनारे सोख्ता का निर्माण किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, जिला प्रशासन को दी गई है। छोटी नदियों और नालों, जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों के जल संरक्षण के लिए चेक डैम, कंटूर बंडिंग का निर्माण किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी ग्रामीण विकास, लघु जल संसाधन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को दी गई है। छत वर्षा
जल संचयन के लिए सरकारी इमारतों, विद्यालयों, अस्पतालों की छतों पर जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। भविष्य में नए सरकारी भवनों के निर्माण कार्य के प्राक्कलन में छत वर्षा जल संचयन संरचनाओं का प्रावधान होगा। इसकी जिम्मेदारी भवन निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित विभागों को दी गई है। वृक्षारोपण के क्षेत्र में करोड़ों पौधों की पौधशाला का निर्माण किया जाएगा। साथ ही सड़कों के किनारे कई लाइन में वृक्षारोपण, बांधों, सार्वजनिक जगहों और निजी जगहों पर भी वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण विकास विभाग को दी गई है। सौर ऊर्जा के लिए सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल की स्थापना की जाएगी और निजी इमारतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस सिलसिले में कैपेक्स योजना का प्रारंभ भी हो चुका है। इसकी जिम्मेदारी ऊर्जा, भवन निर्माण, नगर विकास एवं आवास विभाग को दी गई है। फिर मौसम अनुकूल फसल चक्र का विकास कर फिर सिंचाई पर कम निर्भरता वाली वैकल्पिक फसलों एवं जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी कृषि विभाग को दी गई है। जलवायु परिवर्तन के खतरों का सामना करने की इन सारी तैयारियों का रोड मैप तैयार कर लिया गया है और प्राक्कलन और बजट का भी प्रावधान किया जा रहा है। ये एक असाधारण तैयारी है। कुशल नेतृत्व और समर्पित कर्मी इसके सफल होने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन इन सब में जन सहभागिता की आवश्यकता है और सरकार इस तथ्य से परिचित है। इसलिए जल संरक्षण, जल के मितव्ययितापूर्ण उपयोग तथा वृक्षारोपण हेतु जनप्रतिनिधियों और आम जन को जागरूक करने के लिए एक सघन जल जीवन हरियाली जागरूकता अभियान भी प्रारंभ हो चुका है। इसमें वातावरण निर्माण के विविध माध्यमों जैसे होर्डिंग्स, नुक्कड़ नाटक, निबंध लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता, साइकिल रैली इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, लेकिन इस वैश्विक समस्या के समाधान में बिहार की अपनी जिम्मेदारी को समझना और पहल करना नेतृत्व की दूरदर्शिता की ओर इशारा करता है। साथ ही हमें इतिहास के पन्नों को भी पलटने को प्रेरित करता है। पुरखों की प्यारी सीखें हैं जो तुझसे मिलने आई हैं। तुझसे मिलने आई है, तुझसे मिलने आई है। तेरे मन आंगन की मिट्टी में मिलकर खिलने आई है, मिलकर खिलने आई है, मिलकर खिलने आई है। पुरखों की प्यारी सीखें हैं जो तुझसे मिलने आई हैं। तेरे मन आंगन की मिट्टी में मिलकर खिलने आई है। हम जल जीवन हरियाली का, हम जल जीवन हरियाली का सबको संदेश सुनाएंगे। तेरी बस्ती में तेरे ही हाथों से पेड़ लगाएंगे। तेरी बस्ती में तेरे ही हाथों से पेड़ लगाएंगे।